अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू वीक नंबर 5। आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे उसका टॉपिक है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जिस तरह मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में इन सबका इंट्रो दे दिया था कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्दर उनकी डिटेल कवर करेंगे कि पूरा जो फ्रेमवर्क है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो कंपनीज़ हैं वो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज़ कर रही होती हैं, मॉडल यूज़ कर रही होती हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही होती हैं, तो वो किस तरह चीज़ें जो है वो केटर करती हैं। ओके, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर इज़ एजाइल मेथड्स, एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्केलिंग एजाइल मेथड्स। ईच एंड एवरी टॉपिक वी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर इज़ रिलेटेड टू एजाइल, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एजाइल के मेथड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डेवलपमेंट टेक्निक्स एजाइल मॉडल्स की, मेथड्स की क्या है, एजाइल के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और स्केलिंग, अगर आपका शॉर्ट प्रोजेक्ट है, आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप सब कुछ करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, स्केल डाउन करना चाहते हैं अपने एजाइल मेथड्स को, वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले एजाइल सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी में जो मॉडल यूज़ होता है उसका नाम क्या है, रैड मॉडल। इसको क्या कहते हैं, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। Rapid development and delivery is now often the most important requirement of the software system. Business operate in a fast changing requirement, and it is particularly impossible to produce the set of stable software requirement. कहने का मकसद ये है कि आजकल के दौर में ऐसा है कि हम सब ये चाहते हैं कि हमें जल्दी हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। कभी भी इस तरह नहीं होगा आपके पास कि आपका एक प्रोडक्ट बना हुआ है, आप कहेंगे डेवलपर आपको कहे कि इसमें 3 महीने का टाइम लग जाएगा, तो क्लाइंट हमेशा आगे से ही पूछता है इतना ज़्यादा टाइम, हमें तो 2 वीक्स में ये प्रोजेक्ट चाहिए, हमें तो ये मसला है, हमें तो वो मसला है, हमें अर्जेंट इस प्रोडक्ट की नीड है। उसके लिए रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज होती है, जो कि क्या करती है, कस्टमर की चेंजेस रिक्वायरमेंट को भी साथ साथ कैटर करी जाती है और अर्ली आपको प्रोडक्ट जो है वो बना के देती है। फॉर एग्जांपल आपकी टाइम लिमिट 2 वीक्स है, तो वो 2 वीक्स में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। आप इस मेथोडोलॉजी में काम किस तरह करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सॉफ्टवेयर हैज़ टू इवॉल्व क्विकली एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस ऑफ द बिजनेस नीड। क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। आप बेशक ये चीज़ नोट करें कि हमारे पास इस किस्म का होता है सॉफ्टवेयर का, आज एक वर्जन आया है, 2-3 दिन बाद नया विंडोज़ का वर्जन आ जाएगा। इतनी रैपिडली हमारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रही है, इतना रैपिडली टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व करी है, उसकी वजह से हमें रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द सम टाइप्स ऑफ द सिस्टम बट डज नॉट मीट द बिजनेस नीड। प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी जो है वो खुद बिजनेस नीड्स तो फुलफिल करती है, मगर हर बिजनेस नीड को फुलफिल नहीं कर सकती। कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी तो यूज़ कर लेंगे, यानी कि वो वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर लेंगे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, मगर लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करती हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ पर आप प्लान ड्रिवन अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इवॉल्व हो रहा है सॉफ्टवेयर और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में चेंज आ रही है, उसमें आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो आपको रैपिडली सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है, कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट एजाइल डेवलपमेंट है क्या। अब एजाइल डेवलपमेंट के अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स क्या हैं, जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल के पढ़े थे, 5 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें स्पेसिफिकेशन थी, दैन रिक्वायरमेंट एनालिसिस दी, दैन रिक्वायरमेंट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन दी, दैन वैलिडेशन थी और दैन मेंटेनेंस थी। इसी तरह एजाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करी हैं, प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन बतानी है, आपकी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स बतानी है फर्स्ट फेज़ पे, वही फेज़ है सिमिलर जो हमारा प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी में था। नेक्स्ट वन इज़ डिज़ाइन, प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी में भी था, एजाइल डेवलपमेंट भी है। थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन, मगर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है ये इंटरलिंक्ड होते हैं। आप स्पेसिफिकेशन लेते हैं और देन आपके पास डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में आप डिज़ाइन भी करी जा रहे होते हैं, साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करी जाते होते हैं, साथ उनके इंक्रीमेंट्स प्रोड्यूस करके यूज़र से रिव्यू भी लिए जा रहे होते हैं। The system is developed as a series of versions or increment with the stakeholder involved in the version specification and evaluation. Stakeholders क्या होते हैं, हर वो पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल दूँ तो उसके स्टेकहोल्डर्स हम भी हैं, कंपनीज जो हैं जो सॉफ्टवेयर बना रही हैं वो भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो भी उनका स्टेक होल्डर है, कोई हमारे घर में काम कर रहा है वो भी उनका स्टेक होल्डर है। हर एक बंदा जो कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है या सॉफ्टवेयर से लिंक है या इनडायरेक्टली वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है या उससे उसका थोड़ा बहुत भी लिंक है, वो क्या बन जाता है, हमारे सिस्टम का स्टेक होल्डर बन जाता है।
उसको हम हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, हम उसको वर्जन की स्पेसिफिकेशन में भी इन्वॉल्व करते हैं और उसको उसकी एवेल्यूशन में भी इन्वॉल्व करते हैं। वर्जन की स्पेसिफिकेशन में कैसे इन्वॉल्व करते हैं कि हम सारे कस्टमर को लाइक वर्ड जब बन रहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने वर्ड बनाया था या पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप्स लिए हैं कम्युनिटी के। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लिया, फिर फैकल्टी का एक ग्रुप लिया होगा, देन उन्होंने बिजनेसमैन का एक ग्रुप लिया होगा, देन उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर से चीज़ें उठाई होंगी। मल्टीपल लोगों से उन्होंने स्पेसिफिकेशन मांगी और उन मल्टीपल लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उन मल्टीपल लोगों से वैल्यूएशन भी कराई कि स्टूडेंट्स लेवल की नीड जो है वो इस सॉफ्टवेयर से फुलफिल हो रही हैं, जो फैकल्टी लेवल की नीड्स हैं वो क्या सॉफ्टवेयर से फुलफिल हो रही हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के CEOs हैं क्या उनकी रिक्वायरमेंट इनसे फुलफिल हो रही है जो हमने सिस्टम बनाया है। डिफरेंट वर्जन्स बनाते हैं हम एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट इंक्रीमेंट्स हम क्रिएट करते हैं, उन इंक्रीमेंट्स में हम डाटा जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ न्यू वर्जन फॉर एवेल्यूएशन। आपके पास फ्रीक्वेंट डिलीवरी होती है, आप थोड़ी देर बाद हर इंक्रीमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं और वो कस्टमर से एवेल्यूएट करा रहे होते हैं। एक्सटेंसिव टूल सपोर्ट यूज टू सपोर्ट डेवलपमेंट। आपके पास बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं, टेस्टिंग टूल अवेलेबल है जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और उन टूल में अपना सॉफ्टवेयर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको टेस्ट करता है क्या ये सॉफ्टवेयर सही बना है या नहीं बना, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करा है या नहीं। सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का, इसमें क्या होती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होती है। आपने क्या करना होता है, बार बार चीज़ें राइट नहीं करनी, आप बार बार पेजेस नहीं क्रिएट करें रिक्वायरमेंट की, आपने बार बार कोड करना है, मगर आपने बार बार डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं रखनी कि ये कोड कैसे चलाना है, कैसे बना, ये सारी चीज़ आपने नहीं करके रखनी। मिनिमल डॉक्यूमेंट होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्योंकि इसके डिलीवरी फेजेस जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। नेक्स्ट, प्लान ड्रिवन एंड एजाइल डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया हुआ है, ये हमने वीक 2 में भी बेटे कवर किया है। प्लान ड्रिवन में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसमें आपने रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है, यानी कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेनी है, देन उसको प्रायोरिटाइज करना है, एनालाइज करना है, रिक्वायरमेंट को देखना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट प्रियोरिटी बेस्ड है और कौन सी नॉन प्रियोरिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट है, देन उन रिक्वायरमेंट्स पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद उस इम्प्लीमेंटेशन की हमने वैलिडेशन करनी और टेस्टिंग करनी है। ये पूरा एक सेपरेट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है। सबसे फर्स्ट फेज में आपने रिक्वायरमेंट की इंजीनियरिंग कर लेनी है, देन आपने स्पेसिफिकेशन बतानी है। रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब, रिक्वायरमेंट की प्रियोरिटीज़ बतानी है। देन आपने क्या करना है, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है अपने उस सिस्टम की जिसके आपने रिक्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर ली। ये प्लान ड्रिवन में होता है। आप सारी की सारी पहले से ही सारी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, उनमें से सारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई कर लेते हैं कि टॉप प्रियोरिटी कौन सी है, लिस्ट प्रियोरिटी कौन सी है, वो स्पेसिफाई होगी। देन आप उसी प्रियोरिटी की बेस पर उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लाइंट ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है, आपके पास अगर कोई चेंज की रिक्वेस्ट आई है डिज़ाइनिंग फेज़ पे या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे, तो आप उस फेज़ पे उस चेंज को कैटर नहीं कर सकते। हमने ये पढ़ा, लेक्चर 2 में भी पढ़ा, हमने लेक्चर 3 में ये पढ़ा कि क्लाइंट ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है, हम एक फ़ेज़ को पूरा कंप्लीट करते हैं, देन हम नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं। उस नेक्स्ट फेज़ को कंप्लीट होने के बाद हम चेंजेस जो हैं वो कैटर कर सकते हैं। इसलिए डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे अगर कोई चेंज आ जाती है तो आपने क्या करना है, यहाँ से वापस जाकर रिक्वायरमेंट को इंजीनियर करना है, देन उनको स्पेसिफाई करना और देन इम्प्लीमेंट करना है। और अब एजाइल डेवलपमेंट में देखें डिफरेंस कहाँ आ रहा है दोनों में। आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है और डायरेक्ट आपने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, और इस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन से डायरेक्ट आपने फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करी है नए रीयूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं करी, जो आपको यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी आपने फ़ौरन से वो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कर दी। अगर यूज़र की कोई चेंज की रिक्वेस्ट है देन वो आप अपनी इस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली फेज़ में जो है वो कैटर कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है आप इसमें कैटर नहीं करेंगे। ओके, अब यही वो चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि प्लान ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है और एजाइल डेवलपमेंट अप्रोच में क्या होता है। अब प्लान ड्रिवन अप्रोच टू दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड अराउंड दी सेपरेट डेवलपमेंट स्टेजेज। आपने देखा डिफरेंट उसमें डेवलपमेंट स्टेजेज है, रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, विद द आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट ईच स्टेट्स प्लान इन एडवांस। और हर जब आपने स्टेट की प्लानिंग की है तो रिक्वायरमेंट के बाद भी आपने कोई प्लानिंग की होगी कि रिक्वायरमेंट हम गैदर करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी, या आउटपुट मिल जाएगी कि हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर लेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिल जाएगी, हम कोड बना सकते हैं। नॉट नेसेसरली इन दी वाटरफॉल मॉडल प्लान ड्रिवन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। वो ये कह रहा है कि सिर्फ वाटरफॉल मॉडल ऐसा नहीं है जिसमें आप प्लान ड्रिवन स्ट्रेटजी करते हैं, आप इंक्रीमेंटल मॉडल में भी प्लान ड्रिवन स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। आइट्रेशंस अगर विद इन द एक्टिविटीज़, आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर ही मल्टीपल आइट्रेशंस हो रही होती हैं और आप एक एक्टिविटी कंप्लीट करके कोई आउटपुट जनरेट करते हैं। इसी तरह आप एजाइल डेवलपमेंट में क्या होता है,
एजाइल डेवलपमेंट में हमारे पास डिफरेंट जो फेजेस हैं उसमें है स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ये सारी की सारी फेजेस डिफरेंटली नहीं हो रही, ये आपस में लिंक है। एक ही फेज़ में आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट के बाद फ़ौरन उसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हैं, डिज़ाइनिंग के बाद उसकी कोडिंग शुरू कर देते हैं और उसी फेज़ में उसकी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर कोई चेंज आ रही है तो ये सारी चेंजेस आपस में, ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक टाइम पे सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, तो आपके लिए चेंज को हैंडल करना आसान है। एंड द आउटपुट फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ डेडिकेटेड फॉर प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये पूरी एक्टिविटी जो है वो थ्रू नेगोशिएशन हो रही होती है। हर एक जो स्टूडेंट होता है वो किसी न किसी के साथ मिल के काम कर रहा होता है और वो कोई ना कोई काम जो है वो आपका फुलफिल हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एजाइल मेथड्स। अब यहाँ पर कंप्लीट मेथड जो है डिफरेंट एजाइल के मेथड्स हैं। जिस तरह हमारे पास प्लान ड्रिवन में डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, उसमें है वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये प्लान ड्रिवन अप्रोचेज़ है। इसी तरह एजाइल में भी हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रम डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजाइल के मेथड्स हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है? डिससेटिस्फाइंग विद ओवरहेड्स इन्वॉल्व्ड इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स इन द लेट 90s एंड 1990s लीड टू द क्रिएशन ऑफ एजाइल मेथड्स। These methods focuses on the code rather than the design। क्या बेसिक पर्पस था एजाइल का? वो ये कह रहा है कि 1990s में या 1980s से पहले जो भी सॉफ्टवेयर मॉडल्स हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते थे, इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे जो मॉडल हम यूज़ कर रहे थे, उन मॉडल्स में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। उन डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए हमारे पास जो है एजाइल मेथोडोलॉजी प्रपोज हुई थी। उस एजाइल मेथोडोलॉजी का बेसिक फोकस किस पे था? कोड पे। आप उसमें डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करते थे कि आप पहले डिज़ाइन बनाएं, प्रूव कराएं। आप डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करते थे डिज़ाइन के साथ वाली फेज़ में, साथ ही आप डिज़ाइन बना रहे हैं, साथ ही आप कोडिंग करते जा रहे हैं, सारे काम एक साथ ही होते जा रहे हैं। मगर उनका बेसिक फोकस ये था कि हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, यानी कि हमारा बेसिक फोकस किस पे था? कोड पे था। आर बेस्ड ऑन एन इंटरेक्टिव अप्रोच टू दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक इंटरेक्टिव अप्रोच किस तरह थी कि हर एक जो मॉड्यूल है, लाइक स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, टेस्टिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक आइटरेटिवली ये सारी मिलके काम कर रही होती थी। फर्स्ट आइटरेशन में आपकी स्पेसिफिकेशन हो रही है, सेकंड में शायद डिज़ाइनिंग हो रही है, थर्ड में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, सारे आपस में इंटरलिंक्ड काम करते थे। आर इंटेंडेड टू डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली। और बेसिक पर्पज़ ये था कि आपने शॉर्ट टाइम पीरियड में एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, डिलीवरी देनी है किसी सॉफ्टवेयर की, और उस सॉफ्टवेयर में अगर चेंजेस आ रही हैं तो आपने वो चेंजेस जो हैं वो साथ साथ मीट करनी है। द एम ऑफ एजाइल मेथड इज़ टू रिड्यूस द ओवरहेड्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्या किया था? बेसिक पर्पज़ ये था कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में ओवरहेड आ रहा था उस ओवरहेड को ख़त्म किया था। बाय लिमिटिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंजेस, कि आप चेंजेस को जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करें। मैनिफेस्टो क्या है? एजाइल का बेसिक मैनिफेस्टो क्या है? इसको बनाने का बेसिक पर्पस क्या है? वी आर अनकवरिंग द बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स टू डू थ्रू दिस while we may come to the value individuals and interaction over the processes and tool working software over the comprehensive documentation, customer collaboration over the contract negotiation and responding to the change over follow-up plan. That is while there is a value in the items on the right and the we value the items on the left। इस सारी हिस्ट्री से मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी क्लास में कि आप लोगों ने एक इवेंट अरेंज कराना है, BScs 2A वालों ने इस दफ़ा एनुअल डिनर अरेंज कराना है, तो आप सब किस तरह मिलकर आपस में इंटरेक्टिव तरीके से काम करेंगे, किस तरह आप वो इवेंट अरेंज करा लेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। कि एजाइल का बेसिक पर्पस ये था कि जब चेंजेस आ रही हैं आपने उन चेंजेस को कोप करके यूज़र को लिमिटेड टाइम पीरियड में एक वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके देना है। आपने आसान तरीके फाइंड करने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, और बाकियों की भी मदद करनी है उसको काम करने के लिए। इसमें जब क्या होता था, हमारे पास सब लोग आपस में मिल के काम कर रहे होते थे, हमारे सारे लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। इसका बेसिक फोकस इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर द प्रोसेस मॉडल एंड टूल। इसका बेसिक फोकस है इंडिविजुअल्स पे और उन इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन पे, बजाय इसके कि हम प्रोसेसेस पे किस प्रोसेस को फॉलो करना है, वाटरफॉल को, और कौन सा टूल यूज़ करना है। बजाय इसके कि हम इसको फॉलो करें, हम क्या करते थे, हम इंडिविजुअल्स पे और जो हम टीम रखी हुई थी लोगों की, उनकी आपस में इंटरेक्शन पे फोकस करते थे। यानी कि मैंने इवेंट अरेंज कराना है तो मैं देखूँगी यार क्लास का कौन सा बच्चा एक्टिव है, CR GR, और उनकी आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, 2 क्लासेस के CR की, 2 क्लासेस के आपस में GR की, तो ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज होगा। बजाय इसके कि मैं ये सोचती रहूँ कि मैं वाटरफॉल मॉडल यूज़ करके इवेंट अरेंज कराऊँ या फिर मैं स्पायरल मॉडल यूज़ करके अरेंज कराऊँ।
ये एजाइल का बेसिक फोकस था। वो इंडिविजुअल्स पे फोकस करता था और इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन पे बजाय इसकी वो प्रोसेसेस और टूल पे फोकस करता। सेकंड क्या था, उनका बेसिक एम ये था कि हम एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बना के दें ओवर द कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, बजाय इसके कि हम उसकी ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखें और डॉक्यूमेंटेशन करते जाएँ कि ये बनाना, ये हमने कर दिया, वो हमने कर दिया। लिखी हुई चीज़ नहीं चाहिए किसी को भी, हर एक को एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर चाहिए जो सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो। ये दूसरा इसका एम था। तीसरा उसका एम क्या था, कस्टमर्स कोलैबोरेशन ओवर द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। जो कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हमें चेंजेस बताएं, बजाय इसके कि वो हमें रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट दे दें और 6 साल बाद 6 महीने बाद हम उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें फुलफिल कर दें तो वो कहें कि नहीं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट अब चेंज हो गया। इसलिए बजाय इसके कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे नेगोशिएशन करें थ्रू प्रॉपर चैनल, आप डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर लेते थे और कस्टमर से कोलैबोरेशन करके उसको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे देते थे। मेन और फोर्थ बेसिक एम ये था कि ये चेंज को कोप करता है, बजाय इसके कि आप एक प्लान फॉलो करें, कोई प्लान फॉलो नहीं करते थे। सारी डेवलपमेंट जो है वो कंबाइन स्टार्ट हो जाती थी। जैसे ही कोई कस्टमर की चेंज की रिक्वेस्ट आई हो उसने क्या कर लेना था, उस टाइम उस चेंज को हैंडल कर लेना था। ओके, ये कुछ प्रिंसिपल्स दिखाए हुए हैं एजाइल मेथडोलॉजीज़ के। क्या क्या प्रिंसिपल हैं हमारे पास वो हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। आपका कस्टमर जो है वो थ्रू आउट दी डेवलपमेंट आपके साथ इन्वॉल्व है, यानी कि आपका क्लाइंट जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, वो थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, क्यों आपने उसको इन्वॉल्व किया, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर की नीड टाइम टू टाइम चेंज होती जाएंगी। आप उसको एक प्रोडक्ट बना के देंगे, वो कहेगा नहीं इसमें ये थोड़े से चेंजेस मुझे कर दो। आप दूसरा बना के देंगे, वो उसके भी चेंजेस करेगा। तीसरा बना के देंगे मॉड्यूल, उसमें भी चेंजेस करेगा। इसलिए एजाइल वाले क्या करते हैं कि थ्रू आउट डेवलपमेंट उन्होंने आपका एक स्पोकन पर्सन अपने साथ अटैच किया होता है। जिस तरह आप सब अब एनुअल डिनर अरेंज करा रहे हैं, मैं आपके पास क्लाइंट हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप सब ने ये एनुअल डिनर अरेंज कराना है, तो मैं आपकी स्पोकन पर्सन हूँ। आप कोई भी काम करके आते हैं, लाइक आप पीसी में बुकिंग करके आए हैं, आपको बच्चे पेमेंट नहीं दे रहे एनुअल डिनर के लिए, आपको स्किट के लिए अरेंजमेंट नहीं हो रही, आपको माइक का इशू है, आपको स्पीकर का इशू है, जो भी सारे इशूज़ हैं आप वो आके मुझे बताते हैं ऐसा ही है, और मैं आपको फिर दोबारा अपनी डिमांड बताती हूँ, अच्छा ये नहीं हो रहा तो हमें ऐसे चेंज करके ये वाला माइक यूज़ कर लेना चाहिए। पीसी में बुकिंग नहीं हो रही, हमें चेंज करके ग्रैंड वेन्यू में कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, आपने अपना कस्टमर अपने साथ इन्वॉल्व रखा है ताकि आप जल्दी कम टाइम में आप एक यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करके दे सकें। कस्टमर शुड बी क्लोजली इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि पूरे डेवलपमेंट तक, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता आपका कस्टमर आपके साथ ही रहता है। देयर रोल इज़ प्रोवाइड एंड प्रायोरिटाइज द न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड एवेलुएट द आइटरेशन ऑफ द सिस्टम। पर्पस क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ चेंज करनी है वो आपको बताता है कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ चेंज कर दो, ये काम इस तरह नहीं हो रहा तो मुझे ये वाली चेंज इम्प्लीमेंट कर दो। और जब आप उसको चेंज इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो वैलिडेट करता है कि हाँ, अगर हमने ये डिसीजन लिया था कि पीसी में बुकिंग नहीं हो रही हमारी इवेंट की, हम ग्रैंड वेन्यू में करा लेते हैं, तो ग्रैंड वेन्यू में होगी तो यार क्या ग्रैंड वेन्यू में इतनी कैपेसिटी है कि वो मेरे सारे सीएस के स्टूडेंट्स को अवेल कर लेगी। अपने पास सारे सीएस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको वहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, सारे सीएस के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वहाँ पर खाना मिलेगा, उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो हम सबको अकोमोडेट कर सके। ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ वैलिडेट भी करती जाऊँगी जब आपने मुझे इन्वॉल्व किया हुआ है आपके प्रोडक्ट में। बजाय इसके कि आप अकेले जाएंगे पीसी से बुकिंग करा लेंगे, आपकी पीसी से बुकिंग में आप वहीं से खुद ही एफिशिएंट बनेंगे और आप जाके ग्रैंड वेन्यू से कराएंगे और आप मेरे पास आएंगे, ग्रैंड वेन्यू में बुकिंग भी कराई, सारे बच्चों से पैसे भी ले लिए, आपने स्किट भी अरेंज करा ली और आप मेरे पास आए, आपने कहा मैडम एक बार टेस्ट कर ले, कल जो है ना एनुअल डिनर है कि हमने ये सब कुछ अरेंज किया, और मैं आपको टेस्ट करना है तो मैं कहूँगी ये क्या इतना बकवास आप लोगों ने स्किट रखा है, ये तो बहुत ख़राब स्किट है बेटे, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए बेटे, आप लोगों ने ग्रैंड वेन्यू में क्यों इवेंट अरेंज करा लिया, ग्रैंड वेन्यू को तो खाना ही नहीं अच्छा, ये वो, मैं ये सारी इशूज़ आपके पास क्रिएट कर दूँगी। नुकसान क्या हुआ, आपने कस्टमर इन्वॉल्व ही नहीं किया हर एक्टिविटी में, रिक्वायरमेंट चेंज हुई, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा टाइम, सब कुछ ज़ाया हो गया। ये होती है एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास इंक्रीमेंटल डेवलप होती है। आप कभी भी ऐसे नहीं करते कि आप कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बना दें, आप छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे थे। जिस तरह हमारे पास एक इंक्रीमेंट है, एक बच्चे ने वेन्यू का काम करना है, दूसरा इंक्रीमेंट है बच्चों ने पैसे लेने हैं, तीसरा इंक्रीमेंट ये है आपने इवेंट स्किट्स अरेंज कराने, चौथा इवेंट ये है टीचर्स को इन्विटेशन देना। ठीक है, ये सारे इंक्रीमेंट्स हमने बनाए हुए अपने सीएस के इवेंट के लिए। इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में काम करते हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी में किस तरह काम करते हैं, जिस तरह हम इंक्रीमेंटल मॉडल में डिफरेंट इंक्रीमेंट बना के काम करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज़ डिवेलप्ड इन इंक्रीमेंट्स। आपका सॉफ्टवेयर किस में डिवेलप होता है, इंक्रीमेंट्स में।
विद द कस्टमर स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन ईच इंक्रीमेंट। क्योंकि आपका कस्टमर हर इंक्रीमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो वो हर इंक्रीमेंट में आपको बताता है कि इस इंक्रीमेंट में मुझे ये वाली चीज़ फुलफिल कर लो। मैं आपको बताऊंगी पीसी की जगह ग्रैंड वेन्यू ले लो। मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे स्टूडेंट्स जो पैसे नहीं दे रहे, आप उनको छोड़ दो, उनको पार्टी में नहीं आने देंगे। जो बच्चे टीचर्स को इनविटेशन देना है वो कार्ड सही नहीं बना रहे, इस तरह के कार्ड बनाओ, वो सारे बच्चों ने कार्ड टीचर्स को देकर आने, ठीक है। ये सारे क्या है, डिफरेंट इंक्रीमेंट्स है, और मैं आपको इस इंक्रीमेंट में बताई जा रही हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इस इंक्रीमेंट में फुलफिल करनी, क्योंकि कस्टमर आपकी थ्रू आउट लाइफ में इन्वॉल्व है। ओके, पीपल फोकस ऑन अ पीपल नॉट प्रोसेसेस। आपका बेसिक पर्पज होता है लोग, आपकी टीम, जो इंडिविजुअल्स आपने हायर किए आपके काम के लिए, आप हमेशा उन पे फोकस करते हो। आप प्रोसेस मॉडल पे फोकस नहीं करते कि वो इंडिविजुअल वाटरफॉल मॉडल यूज़ करके काम करके दे रहे हैं आपको, या वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल यूज़ करें या स्पायरल मॉडल यूज़ करें। नो, वी फोकस ऑन पीपल। उनके पास कितनी स्किल है, वो कितने अच्छे से ये इवेंट मैनेज कर लेंगे, कौन जल्दी हमें काम करके देगा, किसकी लिंक्स हैं, किसकी पीआर है जो हमें काम ये करके देंगे। द स्किल ऑफ द डेवलपमेंट टीम शुड बी रिकग्नाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। Team members should be left to develop their own ways of the working without the respective process. अब देखिए, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि हमने एनुअल डिनर कराना है अरेंज, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बेटे आपने जो है ना यहाँ से पीसी ही जाके चीज़ें अरेंज करानी है, या जो आपने म्यूज़िकल नाइट करानी है अपने एनुअल डिनर पे, उसके लिए आपने सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक बैंड को ही बुलाना है, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं दूँगी। मैं आपको कहूँगी बेटे आपके लिंक्स में कोई सिंगर है, या आप किसी को बुलाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएगा, हम एनुअल डिनर पे कोई ऐसा कोई स्पीकर बुलवा लेते हैं, कोई गेस्ट स्पीकर बुलवा लेते हैं, कोई अच्छा सिंगर बुलवा लेते हैं, आप भी छोड़ दूँगी। अब उस सिंगर को बुलाना, आपके लिंक्स लगाने हैं, फादर के लिंक लगाने हैं, फैमिली में किसी के लिंक लगाने हैं, वो आपके रिलेटिव हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उस तरीके को हैंडल करेंगे, और उसके बाद आप मुझे एट दी एंड बताएंगे कि मैडम ये सिंगर है, इतने इसके चार्जेस हैं, ये यहाँ पर इवेंट कराना चाहता है, हमने ये अरेंज कर लिया। मैं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कहूँगी जी अगर आपने सिंगर बुलाना है तो वो रहीम यार खान का ही सिंगर होना चाहिए, और अगर वो रहीम यार खान का सिंगर नहीं है तो आपने बुला। ये क्या किया, मैंने अपनी रिस्ट्रिक्शन रख दी आपकी डेवलपमेंट में। आपके तो स्किल मैंने इन्हांस होने ही नहीं दिए। एजाइल डेवलपमेंट में हमेशा हम पीपल पे फोकस करते हैं, हम देखते हैं कि किस बच्चे में कैलिपर है या किस डेवलपर में कैलिपर है, और कौन सा डेवलपर जो है जिसके पास बेस्ट स्किल्स है वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट कर देगा। मगर हम कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाना है ना तो आपने विंडोज 7 ही यूज़ करनी है। नो, हम कहते हैं ये आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, आपकी मर्ज़ी, आप हमारी मशीन यूज़ करना चाहें तो आप हमारी कंपनी की मशीन यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी आप अपने सिस्टम या अपना लैपटॉप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी आप हमारे GPU यूज़ करना चाहें आप वो कर लें, आपकी मर्ज़ी आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे डेवलप करें, आप ओरेकल पे डेवलप करें, आप जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करना चाहते हैं आप वो डेवलप करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस चेंज। इसका ये मतलब होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है आपने वो फुलफिल करनी है थ्रू आउट दी लाइफ। आप जिस भी फेज़ में काम कर रहे हैं एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के, आपने क्या करना है उस चेंज को केटर करना है। एक्सपेक्ट द सिस्टम रिक्वायरमेंट टू चेंज एंड सो द डिज़ाइन द सिस्टम टू अकोमोडेट दी चेंजेस। आपके सिस्टम ने वो चेंजेस जो हैं अकोमोडेट करनी है, हाल में करनी है। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रही है, आपने उसको चेंज को फुलफिल करना है। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेन सिंप्लिसिटी। It focuses on simplicity in both the software being developed and in the development process wherever possible activity work to eliminate the complexity for the system. Maintainability में क्या है कि जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है तो उसके बाद आपने थ्रू आउट उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आपको उसको अपग्रेड करना है, कस्टमर की नीड बदल गई है, आपने उस नीड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कस्टमर को ऐड कर देनी है। ये जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व है ये मेंटेनेबिलिटी में इन्वॉल्व है। थ्रू आउट द लाइफ टाइम आप क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। ओके, अब एप्लीकेबिलिटी आ गई कि जैसा हमने पढ़ा कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो बहुत शॉर्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काम करता है। इसी तरह एजाइल मेथोडोलॉजी कहाँ एप्लीकेबल है, किस किस्म की प्रोडक्ट या किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करती हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलपिंग अ स्मॉल और द मीडियम साइज ऑफ द प्रोडक्ट। किस किस्म की कंपनीज एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे जिसमें आपका स्मॉल या मीडियम साइज ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। विच यू ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड एप्स आर नॉट डेवलप्ड यूजिंग द एजाइल मेथोडोलॉजी।
और वर्चुअली बेसिकली पर्पज़ ये है क्योंकि आजकल के दौर में जो भी काम हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जो भी ऐप डेवलप हो रही है, वो जाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करें। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे अपने एम्प्लॉय से, वो हमेशा चेंज को भी कैटर करें, वो जो कस्टमर की नीड है उनको भी फुलफिल करें। कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सिर्फ स्मॉल और मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं सिर्फ वो ही यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर सिस्टम डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन where there is a clear commitment from the customers to become involved in the development process and where there are the few external rules and regulations that affect the software. बेसिकली कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पर आपका कस्टमर जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ टाइम आपके साथ इन्वॉल्व है, वहाँ पर जाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो कस्टमर का हमारे साथ कमिटमेंट है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन के कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है कि आपने विंडो 7 यूज़ करते ही सॉफ्टवेयर बनाना, आपने विंडो 8 यूज़ करनी है, आप वर्चुअल मशीन पे काम नहीं कर सकते, आप ओरेकल पे काम नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ही बेसिकली क्या कर रही हैं, अजाइल मेथोडोलॉजीज़ को फॉलो कर रही हैं। अब क्या क्या हमारे पास टेक्निक है अजाइल डेवलपमेंट की, क्या हमारे पास टेक्निक हैं, हम किस तरह उन पर काम कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। दो टेक्निक्स हैं, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है और सेकंड वन इज़ स्क्रम डेवलपमेंट। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, इसका नाम हमें क्या बता रहा है, जिसमें आप प्रोग्रामिंग जब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप हर काम करें, चाहे वो रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन करें, आप एक्सट्रीम लेवल पे स्पेसिफिकेशन करें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हर तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर करें। देन स्पेसिफिकेशन पे आप एक्सट्रीम में जाके रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करें, मोस्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड लीस्ट मोस्ट प्रायोरिटी की भी आप क्या करें, रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हैं। देन डेवलपमेंट और डिज़ाइन फेज में चाहे आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके डिज़ाइनिंग करें, एक्सट्रीम लेवल पे जाके इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग करें, हर काम जो है वो आप एक्सट्रीम लेवल पे करें, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। A very influential agile method developed in late 1990s, कब ये डेवलप हुआ था एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, लेट 1990s में, दैट इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ अजाइल डेवलपमेंट टेक्निक। उसने क्या किया था, अजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स की रेंज इंट्रोड्यूस कराई। इस रेंज में क्या क्या है मेरे पास, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है एंड स्क्रम प्रैक्टिसेस। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेक्स एन एक्सट्रीम अप्रोच टू द इटरेटिव डेवलपमेंट। क्या किया है, वही जो इटरेटिव डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं उस हर एक डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सट्रीम लेवल पे जाके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्या क्या ये चीज़ें फुलफिल करती है, न्यू वर्जन में भी बिल्ड सेवरल टाइम पर डेज, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, आपकी हर आइट्रेशन पे सेवरल वर्जन्स जो हैं वो एक दिन में बन सकते हैं। क्यों एक दिन में बन सकते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे कस्टमर की नीड जाके फुलफिल करें। और जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई काम करना शुरू कर देते हो, आपको पता है कस्टमर कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होता, आप जो मर्जी कर लें कस्टमर कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होता हमारे प्रोडक्ट से, कुछ ना कुछ फ्लॉ निकाल ही लेता है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज उसके पास होते ही हैं कि ये काम नहीं सही, ये हमें नई चीज़ पसंद। आप न्यू वर्जन क्रिएट करते हैं, आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि आप एक इंक्रीमेंट यानी कि एक जो प्रोटोटाइप है वो दिन में बहुत हज़ार दफ़ा बना रहे होते हैं, क्योंकि एजाइल में आपका कस्टमर इवॉल्व होता है। जब एजाइल में आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके कस्टमर ने क्या करना है, रोज़ाना आपको चेंजेस कराई जानी। आपने एक मॉडल क्रिएट किया, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक जो मॉडल है वो दिन में 6 दफ़ा फिर बनाया हो, ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर एवरी 2 वीक, और लिस्ट है कि हर 2 हफ्ते बाद आपने इंक्रीमेंट मस्ट डिलीवर करना है कस्टमर को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्स्ट्रा टाइम ले लें और वो इंक्रीमेंट 2 वीक्स में आपने डिलीवर ना किया हो, ऐसा कभी भी नहीं करते आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आपने लिमिट डिफाइन की हुई कि हर 2 हफ्ते बाद हमने कोई ना कोई आउटपुट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करके देनी है। ऑल टेस्ट मस्ट बी रन फॉर एवरी बिल्ड एंड बिल्ड इज़ ओनली एक्सेप्टेंस ऑफ द टेस्ट रन सक्सेसफुली। आपने जितने भी टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, आप ऐसे नहीं करते कि आप कहते हैं यार इंक्रीमेंट 1 में तो यूज़र की जो है वो पहली 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ वही टेस्ट लगा देते हैं जो ये 5 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। नो, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने सारे टेस्ट केसेस उस एक इंक्रीमेंट पे रन करने होते हैं। एक इंक्रीमेंट में वो सारे जब आप टेस्ट केसेस रन करते हैं और वो सारे टेस्ट केसेस आपको करेक्ट रिजल्ट दे देते हैं आपके आउटपुट पे, देन आप कहते हैं कि ये इंक्रीमेंट सही बन गया। आप ऐसे नहीं करते कि उस इंक्रीमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही टेस्ट केस लगाए और आप कहें जी इंक्रीमेंट वर्किंग कंडीशन में नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आपको पता है एट दी एंड आपने हर सिस्टम जो है इंक्रीमेंट जो है वो कंबाइन करना है, उसके बाद भी तो आपने टेस्ट रन करने हैं। इसलिए आप काउंटर चेकिंग के लिए हर एक छोटे इंक्रीमेंट पे भी सारे जितने भी टेस्ट होते हैं, चेक्स होते हैं, वो सारे चेक लगाते जाते हैं और बार बार उसको टेस्ट करते जाते हैं। ओके, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की फ़र्स्ट रिलीज़ किस तरह होती है, यानी कि फ़र्स्ट वर्जन किस तरह हमारे पास आता है, उसकी ये साइकिल डिस्प्ले कराई हुई है, किस तरह काम करती है। सिलेक्ट यूज़र स्टोरीज फॉर दिस रिलीज़। अच्छा,
अब यूज़र स्टोरीज़ क्या होती है? यूज़र स्टोरीज़ हमारे पास क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह यूज़र स्टोरीज़ लिखी जाती है। ये इस फॉर्म में होती है कि एक यूज़र जो है वो टेक्स्ट में या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट दे देता है। वो उसने पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी एक्सप्लेन की होती है और उस स्टोरी के अंदर क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हिडन होती हैं। आपने क्या करना होता है, उन स्टोरीज़ के अंदर से यूज़र्स की रिक्वायरमेंट निकालनी होती है कि यार उसको चाहिए क्या सिस्टम है, वो हमसे बनवाना क्या चाहता है। नेक्स्ट आप क्या करते हो, उन स्टोरीज़ को ब्रेक डाउन करते हो डिफरेंट टास्क में। किस तरह टास्क में ब्रेक डाउन करते हो, आप उसमें से फाइंड करते हो। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है कि सिस्टम को वेब यूज़र को वेब पेज जो है वो फ्रंट पे नज़र आना चाहिए, बैनर जो है वो टॉप पे नज़र आना चाहिए। टास्क नंबर 1 आपने क्या डिसाइड कर लिया कि बैनर शुड बी ऑन टॉप। जब आप वहाँ से टास्क डिफाइन कर देते हो तो आप प्लान रिलीज़ करते हो कि ये जो हमने बैनर बनाना है ये कितने दिन में बनाना है, 1 दिन 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद में यहाँ बैनर जो है वो आपका रिलीज़ होगा। क्योंकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है तो उसका कोई डिफाइंड टाइम है कि आपने उस टाइम लिमिट में वो रिलीज़ जो है वो कस्टमर को निकाल के देनी है। देन उसको आप डेवलप करते हो, इंटीग्रेट करते हो, टेस्ट करते हो सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये जाइल मेथोडोलॉजी जिसमें हमने लिखा था डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, इसलिए एक ही एक्टिविटी एक ही प्रोसेस के अंदर तीनों काम हो रहे हैं। जब आपकी सॉफ्टवेयर बन गया है, डेवलप हो गया, टेस्ट हो गया, उसके बाद आपने क्या कर देना, सॉफ्टवेयर का वर्जन 1 रिलीज़ कर देना। जैसे ही वर्जन 1 होगा कस्टमर उसको वैल्यूएट करेंगे, अगर तो वो वर्जन 1 सही हुआ देन आप नेक्स्ट रिलीज़ पे चले जाओगे, वर्जन 2 क्रिएट करोगे। अगर तो वो नहीं सही देन फिर आप जाओगे यूज़र की स्टोरीज में से रिक्वायरमेंट रीड करोगे और रिक्वायरमेंट्स में से देखोगे यार रिलीज़ नंबर 2 में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हमें देखनी चाहिए, स्टोरी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम फर्स्ट रिलीज़ में नहीं यूज़र को प्रोवाइड कर सके, इसलिए उसने हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट किया। आप फिर उसको चेक करोगे, अरे यूज़र की स्टोरीज में से कोई न्यू रिक्वायरमेंट होगी, आप उन्हें ऐड करोगे और देन ऐड ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप एट द एंड ऑफ द डे फिर से अपना सिस्टम जो है उसको एवेल्यूएट करोगे। ओके, स्लाइड नंबर 15 में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस बताई हुई हैं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल प्लानिंग। क्योंकि जाइल है इसमें हम इंक्रीमेंट में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट इंक्रीमेंट्स बना के उनकी प्लानिंग करते हैं। हर प्लान को इंक्रीमेंट 1 फॉर एग्जांपल ये कि हमने वेब पेज का बैनर जो है वो टॉप पे देना, पहले इंक्रीमेंट में क्या प्रोवाइड करना है यूज़र को। Requirements are recorded on a story card and the stories to be included in a release are determined by the time available and their relative priority. See the developer break down their stories into the task. या आगे नेक्स्ट हम स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो डेवलपर्स हैं वो अपनी स्टोरीज़ को ब्रेक करते हैं टास्क में। इंक्रीमेंटल प्लानिंग में ये होता है कि आपने जो यूज़र की स्टोरीज़ हैं उन स्टोरीज़ में से ढूंढना है इंक्रीमेंट्स में से कौन सी रिक्वायरमेंट है। जब आपने उस स्टोरीज़ में उस पैराग्राफ में से सारी रिक्वायरमेंट्स ढूंढ ली तो आपने उन रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक कर लेना डिफरेंट इंक्रीमेंट में कि पहले इंक्रीमेंट में हम पहली तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देंगे, दूसरे इंक्रीमेंट में हम नेक्स्ट 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देंगे, तीसरे इंक्रीमेंट में हम नेक्स्ट 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देंगे। ओके, नेक्स्ट आती है आपके पास स्मॉल रिलीजेस होती है। स्मॉल रिलीजेस का क्या मतलब, आपने छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स या छोटे छोटे डिलीवरेबल्स यूज़र को बना के देना होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। The minimal useful set of the functionality that provide the business value is developed first release of the system are the frequent and increment add functionality into the first release। क्या कह रहा है, स्मॉल रिलीजेस हैं, डिफरेंट छोटे छोटे हम कंपोनेंट बनाएंगे, हर कंपोनेंट जो है वो यूज़र की कोई डिफाइंड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर होगा। सिस्टम कोई ना कोई उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेगा और फिर आप एट द एंड आपकी डिफरेंट जो सिस्टम है उनको हम ऐड करते जाएंगे, उन छोटे छोटे स्मॉल रिलीजेस को ऐड करके उनके डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड करके यूज़र को जो है वो फर्स्ट रिलीज़ दे देंगे, जिस तरह हमने पिछली डायग्राम में पढ़ा। डिज़ाइन जो है वो आपका सिंपल होता है, इसलिए डिज़ाइन आप सिंपल रखते हैं क्योंकि आपकी जो करंट रिक्वायरमेंट है आपने उसके अगेंस्ट ही कोई चीज़ बनानी है। ओके, नेक्स्ट इस टेस्ट ड्रिवन अप्रोच है। क्योंकि ये टेस्ट ड्रिवन अप्रोच इसलिए है कि आप हर रिलीज़ जो है उस पर सारे टेस्ट केसेस रन करें, हर एक कंपोनेंट पे सारे टेस्ट केसेस रन करें, हर छोटे यूनिट लेवल पे कंपोनेंट लेवल पे आप जाके टेस्ट करें, इसलिए टेस्ट ड्रिवन अप्रोच है। एन ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क इज़ यूज टू राइट द टेस्ट फॉर द न्यू पीस ऑफ द फंक्शनैलिटी बिफोर द फंक्शनैलिटी सेट इज इम्प्लीमेंटेड। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है आप उसके बजाय इसको कंबाइन करके एक न्यू सिस्टम में बना दें, आप उसी छोटे कंपोनेंट को सारी जितनी भी आपके रिक्वायरमेंट के टेस्ट केसेस होते हैं उसे टेस्ट कर लेते हो। अगर तो वो टेस्ट पास कर लेती है देन आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसके साथ अटैच करते हो। रीफैक्टरिंग का क्या मतलब होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है आपने उसे दोबारा स्क्रैच से रीजनरेट करना है। ऑल डेवलपर आर एक्सपेक्टेड टू रीफैक्टर द कोड कॉन्टीन्यूसली एज सून एज पॉसिबल। कोड इम्प्रूवमेंट्स आर फाउंड, दिस कीप्स द कोड सिंपल एंड मेंटेनेबल। अब रीयूज़ और रीफैक्टर में क्या फ़र्क है,
जो आपका कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको लगता है कि ये कस्टमर की नीड जो है वो फुलफ़िल कर रहा है, तो आप उसको उठा के एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हो और एक नया सॉफ्टवेयर बना लेते हो। ये क्या कर ली, सॉफ्टवेयर रीयूज़ कर लिया। रीफैक्टर में आप क्या करते हो, जो आपके पास पुराना कोड पड़ा है, आप विद द पैसेज ऑफ द टाइम उस कोड को ऐसे अपडेट करते जाते हो कि वो इम्प्रूव हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड है वो आप रिमूव कर देते हो, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, आपने कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है, आप उसे ईजियर वे में लिख के अपने लिए रख लेते हो। वो कोड जो है वो बार बार रीफैक्टर होता जाता है। जब कोड बार बार रीफैक्टर होता जाता है तो आपके लिए उस कोड को संभालना और उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हर चीज़ एक्सट्रीम पे हो रही है। तो आप बार बार एक कोड पे जाकर काम कर रहे हो, बार बार यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बार बार क्या होता जा रहा है, रीफैक्टर होता जा रहा है। जितनी भी ये एयरप्लेन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, ये सब रीफैक्टर्ड है। बहुत कम जो प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, वो आपको डेवलप करेगी। जो JF-17 थंडर है हमारा, ये रीफैक्टर है। सबसे पहला जो JF-17 थंडर था वो हमने रीफैक्टर किया था, चाइना से इंपोर्ट किया था और उसके बाद हमने उसकी रीफैक्टरिंग की थी। उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर करके ये मिराज और ये सारी चीज़ें, उसके बाद हमने अपना प्रॉपर नया JF-17 थंडर लॉन्च किया रीफैक्टर कर करके। किसको रीफैक्टर कर करके? पुराने अपने कोड को, जो हमारे मिराज की F6 की इम्प्लीमेंटेशन थी, उनके कोड को हमने इतना रीफैक्टर कर दिया कि हमने एक नया प्लेन डेवलप कर लिया जो कि JF-17 थंडर के नाम से आज मशहूर है, और वो पाकिस्तान चाइना की कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ है, तो वो हमारा अपना प्लेन है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में? पेयर प्रोग्रामिंग होती है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन होती है, सस्टेनेबल पेस होती है और ऑन साइट कस्टमर होते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो भी डेवलपमेंट होती है ना, वो दो लोग आपस में मिल के काम कर होते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। जितने भी डेवलपर्स हैं ना, आप अकेला डेवलपर नहीं रखते किसी एक भी इंक्रीमेंट के लिए, आप डेवलपर्स के दो ग्रुप बनाते हैं, दो बच्चों का एक ग्रुप होगा और वो ये काम करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपस में जब दो लोग एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो एक ने कोई इशू किया है या एक ने कोई मिस्टेक की है, तो दूसरा उसको देख लेता है और दूसरा हमेशा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपने ये अच्छा काम किया है या आपने गलत काम किया है, लाइंस को हम इस तरह सही कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ पर एक बंदे की नॉलेज है, बजाय इसके कि वहाँ हम दो बंदों की नॉलेज लगाएं, तो आपको बेटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करके देंगे। नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप होती है। अब जब पेयर प्रोग्रामिंग में काम हो रहा है ना, तो कोई बंदा ये नहीं कहता है एट द एंड ऑफ द डे, मैडम ये तो सारा इवेंट मैंने अरेंज कराया था। नो, क्योंकि आप एजाइल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप सब ने मिल के काम किया है, तो इसमें ओनरशिप आप सबकी है। हमने ये इवेंट अरेंज कराया, इज़ द कीवर्ड। ये जो मैं वाली चीज़ है वो फिर वहाँ से ख़त्म हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट ही तब आते हैं जब एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो उस बंदे को तो जी दुख ही रह जाएगा, ये तो मैंने डेवलप किया था, ये तो मेरी चीज़ थी। नो, जब एजाइल में काम हो रहा है तो आप टीम में काम करें, आप पेयर प्रोग्रामिंग में काम करें। जो प्रोडक्ट बना है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुश होकर बताएगी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक बंदा गए, माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला जो डेवलपर है जी, मोहम्मद अली डेवलपर, इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। नो, कलेक्टिव ओनरशिप होगी। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्टिवली अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एजाइल में आप सब मिलकर आपस में टीम में काम कर रहे होते हैं। पेयर्स होते हैं, आपके डेवलपर्स होते हैं, उनके भी पेयर होते हैं, सब ओन करते हैं उसको, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए, जो भी आपका चीज़ है। कोई भी ऐसा आपके पास डेवलपर नहीं होता जो एट द एंड ऑफ द डे आपके प्रोडक्ट को जो है ओन नहीं करता। इफ़ इन केस कि वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया या इन केस वो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ओन करती है। इसलिए आपकी जो ओनरशिप है वो क्या होती है? कलेक्टिव होती है। द पेयर ऑफ डेवलपर्स वर्क ऑन ऑल द एरियाज ऑफ द सिस्टम, सो द नो आइलैंड ऑफ द एक्सपर्टीज डेवलप एंड ऑल द डेवलपर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द कोड, एनीवन कैन चेंज एनीथिंग। ऐसा नहीं होता कि जी पेयर प्रोग्रामिंग में दो लोगों ने कोडिंग की और किसी तीसरे बंदे को पता है कि ये गलत सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या इनकी ये वाली लाइन ऑफ द कोड गलत है। वो सब ओन करे होते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक किया तो हर कोई दूसरे एम्प्लॉय को, अपने ग्रुप को सपोर्ट करता है, ये कहने के लिए यार ये वाली चीज़ आपने नहीं सही की, हम इसको ऐसे सही कर देते हैं, मैं आपको सही कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ओन कर रहे हैं। उन सबको लगता है कि अगर ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट में चला गया या अगर ये सॉफ्टवेयर जो है वो विड्रॉ हो गया तो हम सबका लॉस है, और अगर ये प्रॉफिट में गया तो हम सबका प्रॉफिट है। यही स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशंस में होनी चाहिए, जो कि नहीं होती, और यही स्ट्रेटेजी जो है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट जो छोटे छोटे टास्क हैं उनको कंप्लीट करके कॉन्टीन्यूसली इंटीग्रेट करते हैं। जब आप उन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टास्क हैं, उनको कॉन्टीन्यूसली इंटीग्रेट करें तो मस्त आपके पास एट द एंड एक होल कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। सस्टेनेबल पेस। सस्टेनेबल पेस का मतलब है कि
ऐसा नहीं होता कि आप कहें एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आप ऐसे कहें कि हमने 4 दिन में ये प्रोडक्ट ख़त्म करना है तो हम रात को 12-12 2-2 बजे तक बैठ के ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे। नहीं, उनकी एक डिसाइडेड पेस है कि इतनी टाइम लिमिट में ही हमने काम करना है और इतनी स्पीड से ही काम करना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं जी, अगर कल नहीं को कंप्लीट हो रहा तो आप आज रात 12 बजे तक 3 बजे तक बैठ के काम करें। नो, ओवर टाइम का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम ओवर टाइम लगाएंगे तो हमें पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा काम की फैसिलिटी मिल जाएगी जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। वो सारी सस्टेनेबिलिटी नहीं, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होती तो होता है वो आज काम कर लेते हैं और कल छुट्टी कर लेते हैं। हमने ओवर टाइम लगा लिया, हमने आज काम खत्म कर लिया। मगर सस्टेनेबल बेस में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड या टाइम लिमिट डिफाइन होती है। हम उसे ज़्यादा ओवर टाइम लगा के क्वालिटी को रिड्यूस नहीं करते। उस सस्टेनेबल बेस से ही हम एक डिफाइंड टाइम पीरियड में इस स्टेप्स में काम कर रहे होते हैं और वो काम जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमारी जो एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, ऑन साइट कस्टमर्स का मतलब ये है कि आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे हैं आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जितनी भी चेंजेस करनी है वो सारा कस्टमर जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व है, वो सारी चेंजेस करेगा, आपको बताएगा, आपको हाईलाइट करेगा और आपको हर मॉड्यूल में फुलफिल करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एंड यूज़र ऑफ द सिस्टम, जो कि आपका एंड यूज़र है, कस्टमर है, क्लाइंट है, जिसने आखिर में वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वो आपके साथ फुल टाइम अवेलेबल होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की टीम में। इस प्रोसेस में क्या होता है, द कस्टमर इज़ द मेंबर ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपका कस्टमर जो है वो ऐसा नहीं कि वो आपका क्लाइंट है, आपने सिर्फ उसकी सुनी है वो करनी नहीं, वो आपकी डेवलपमेंट टीम में है। जो भी चेंजेस आ रही हैं, रिक्वायर हो रही हैं, वो सारी की सारी चेंजेस जो उनको कैटर करता है और आपके साथ उस पर काम करता है। ओके बेटे, ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग तक अगर आप लोगों को समझ आ गई तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्लाइड नंबर 16 से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना शुरू करेंगे कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बाद हम नेक्स्ट जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है एजाइल की वो क्या है और उसमें